हाँ हाथ पकड़ लो। हाँ क्या बात, आइए आइए आइए। चलिए चलिए, आपका चेहरा दिखा, भाषा में चेहरा दिखा। माननीय मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दिख रहा है। अरे आ गया, उन्हीं का चेहरा है सर। ला चुनाव हो जाए। रजनी जी थोड़ा इस तरफ आइए आइए। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। यार साहू जी छोड़ दो, क्या है? साहब आया है, जब राज्यसभा की किसी सीट के बारे में पूछा तो उन्होंने भी यही कहा है कि कांग्रेस की तरफ ही सब कुछ हो रहा है। संगीत बड़े गहरे हैं। दोनों राज्यसभा की वजह से आज अपना नामांकन कर चुके हैं। इसके बाद और बाकी तीसरी बड़ी तैयारी है। बीजेपी प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। सीएम मोहन यादव समेत कई दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी दफ्तर से विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं। हलचल सुबह से ही देखने को मिल रही है। वहां पर आप देखिए, यहां पर भोपाल में बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवारों का नामांकन और बीजेपी कार्यालय से भी हमारी टीम ने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही थी। ढोल बाजे वहां पर बज रहे थे। थोड़ी देर में बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी प्रत्याशी। 3 राज्यसभा सीट मध्य प्रदेश के अंदर, जिनमें 2 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। बीजेपी उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल और तरुण चूग नामांकन दाखिल करेंगे अब से कुछ ही देर में। और भोपाल में बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवारों का नामांकन, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। नामांकन में सीएम मोहन यादव समेत कई दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और यहां पर इनके अनुभव अनुसार देखिए, बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए तरुण चूग और रजनीश अग्रवाल पर भरोसा जताया है। वहीं एमपी की एक सीट से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चूग को उम्मीदवार बनाकर संगठन के एक अनुभवी और लंबे समय से सक्रिय नेता पर भरोसा जताया है। तरुण चूग
बीजेपी के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में शामिल हैं और पार्टी संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसके साथ वह लंबे समय से पंजाब की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। अमृतसर से संबंध रखने वाले तरुण चुग ने छात्र राजनीति से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी और बीजेपी युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के विभिन्न संगठनात्मक पदों पर काम कर चुके हैं। फिलहाल वह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्यरत हैं और कई राज्यों के संगठनात्मक प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। भाजपा द्वारा उम्मीदवारों के चयन को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा था और इसी प्रक्रिया के तहत तरुण चुग के नाम पर अंतिम मोहर लगाई गई। उनकी उम्मीदवारी को पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शिकिल बिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिकिल से जान लेते हैं कि क्या नामांकन के लिए वहां से रवाना हो चुके हैं उम्मीदवार? मौजूद है और मैं भी अभी विधानसभा में मौजूद है और मैं भी अभी विधानसभा में हूँ। तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि नीचे जो है वो नामांकन का जो प्रक्रिया है वो हाल ही में पूरी हुई है। 10-10 प्रस्तावक यहाँ पर रहे हैं और 10-10 प्रस्तावक के साथ नामांकन जो है वो दाखिल किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुखिया और जो डॉक्टर मोहन यादव हैं वो भी इसमें मौजूद रहे, हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे। इसके अलावा जो प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह जी वो भी मौजूद रहे। 10-10 प्रस्तावक जो है वो यहाँ पर बनाए गए थे और जिस प्रकार से जो कहा जाए कि पूरा एक पार्टी ने एकजुटता का संदेश यहाँ पर दिया। मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से बात यहाँ पर कही है कि हमने उन कार्यकर्ताओं को चुना, पार्टी ने उन कार्यकर्ताओं को चुना जो कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए थे और जिन्होंने अपने पूरे के पूरे राजनीतिक जीवन काल में कभी महत्वाकांक्षा को आकांक्षा ही नहीं दी, कभी पंख नहीं लगाने दिए। और यही कारण उन्होंने यहाँ पर बताया कि हम ऐसे ही जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक आधारभूत की पार्टी होती है कि कार्यकर्ता के साथ साथ उनके कामों को सर्वोपरि रखा जाता है। लिहाजा इस प्रकार के जो नाम हैं वो यहाँ पर सामने आए हुए हैं और यहाँ कुछ और भी हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं। सर, आज जिस प्रकार से नामांकन यहाँ पर दाखिल हुआ है, बड़े ज़मीनी कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी ने यहाँ पर दिए, क्या कहेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वास्तव में जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, एक राष्ट्रीय संगठक के रूप में जिन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम किया, पूरे देश के लिए संगठन को मजबूती के लिए काम किया है, ऐसे सम्मानीय भाई साहब श्री तरुण चुग जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि संगठन ने कितना बड़ा अच्छा निर्णय लिया। दूसरा, मतपेश के लिए जिन्होंने काम किया है सम्मानीय रजनीश अग्रवाल जी, हमारे भाई, उन्होंने इतनी मेहनत की है प्रदेश मंत्री के रूप में और संगठन के रूप में मैंने हर गांव गली के कोने कोने तक अपना जो शीर्ष नेतृत्व का जो दिशा निर्देश दिए जाते थे उनको देने का काम किया। संगठन की मजबूती के लिए जो इस तरीके से काम किया और पार्टी ने उनको राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया, हम सब लोगों की बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारा सौभाग्य कि ऐसे सौभाग्यशाली हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सम्मानीय श्री तरुण चुग जी भाई साहब और सम्मानीय भाई श्री रजनीश अग्रवाल जी आज दिल्ली जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और हमारे लिए क्या हो सकती है? एक बात और यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि जिस प्रकार से अभी गणित चल रहा है 58 और 62 के बीच का, और उसी बीच ये कि तीसरे प्रत्याशी को लेकर आप भी यहाँ पर जो है विधायक जनप्रतिनिधि हैं, क्या लग रहा है सर कि क्या तस्वीर होने वाली है तीसरी सीट को लेकर? देखो, ये तो हम पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जाने, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व क्या माने निर्णय लेता है, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा हम उसके साथ में हैं। तो अभी ऐसी कोई कयास कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से बैठके हो रहे हैं? नहीं, अभी तो कुछ ऐसी बात नहीं आई है। अभी तो मात्र 2 हमारे प्रत्याशी खड़े किए गए हैं, सम्मानीय श्री तरुण चुग जी और सम्मानीय रजनीश अग्रवाल जी, और पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मुद्दों से वो जीतेंगे भी। तो देखिए, और भी कई है यहाँ पर हमारे साथ मंत्री विश्वास सारंग जी यहाँ पर हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सर, आज 2 जमीनी कार्यकर्ताओं का नामांकन दाखिल हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे तरुण चुग जी और रजनीश अग्रवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकित किया है और निश्चित रूप से ये बहुत प्रसन्नता की बात है। कार्यकर्ताओं में बहुत हर्ष है। सर, कांग्रेस एक बात जरूर यहाँ पर कह रही है कि तीसरी सीट को लेकर जो है जोड़ तोड़ की राजनीति की जा रही है। देखिए, इस पर तो मुझे कुछ बोलना नहीं है, अभी इस पर मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है। तो देखिए, यहाँ हम देख सकते हैं, तस्वीरें में आपको दिखाते हैं कि
अब नामांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चली है और जो जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, प्रस्तावक हैं, वो उनके आने का दौर जो है वो शुरू हो गया है। अजय जी हमारे साथ में, उनसे भी यहाँ पर चर्चा करते हैं। सर, आज आप भी क्या प्रस्तावक की भूमिका में रहे? जी बिल्कुल था। आपने किसके प्रस्तावक बने सर? आप? मैं बना हूँ चुग साहब का प्रस्तावक। सर, एक बात और यहाँ पर देखी जा रही है, आपका एक लंबा अनुभव है मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर, तमाम परिदृश्य देखे हैं। तीसरी सीट को लेकर जनता बड़ी उत्सुक है और साथ ही साथ कांग्रेस इस बात को साफ तौर पर कह रही है कि जोड़ तोड़ की राजनीति हो सकती है। क्या तीसरी सीट को लेकर क्या सर अभी तक? कांग्रेस संकेत दे रही है बार बार कि गोल खुला है, आइए गोल मार दीजिए। यदि वो गोल खुला छोड़ेंगे तो बीजेपी कमजोर खिलाड़ी नहीं है, समय पर गोल मारेंगे। और मीनाक्षी नटराजन को लेकर क्या कहेंगे सर आप, जिस प्रकार से जो तमाम जो बात सामने आ रही है? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा तो देखिए, उससे क्या होगा, ये तमाम जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। देखिए, अभी नगरीय विकास आवास विभाग मंत्री जो हैं कैलाश विजयवर्गीय जी अभी फिलहाल यहाँ से जो हैं बाहर जाने की तैयारी में है। ये भी प्रस्तावक की भूमिका में रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी यहाँ चर्चा हो पाए, उनसे बात हो पाए। और जो बात यहाँ पर कही जा रही थी कि चौंकाने वाले नाम जो हैं वो सामने आने वाले हैं, और वो चौंकाने वाले नाम जो हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी हर बार एक बार चौंका यहाँ पर देती है। एक और विधायक यहाँ पर मौजूद है। सर, बड़ा चौंकाने वाले नाम कहे जाएंगे। आज प्रस्तावक भी बने एक मंडी बामोरा से कार्यकर्ता, प्रदेश मंत्री, किसी भी प्रकार की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, अब दिल्ली भेज रही है सीधे तौर पे। इस देश के सर्वोच्च सदन में जाके वो हम सबका प्रतिनिधित्व करेंगे और अपनी विलक्षण क्षमता का प्रकटीकरण भी करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि एक सही व्यक्ति का मूल्यांकन करके और सही समय पे उसको रिवार्ड देने का काम पार्टी ने किया है। मैं पार्टी के इस निर्णय का निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई के साथ, बहुत धन्यवाद के साथ स्वागत करता हूं। और भाई रजनीश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये हम सब लोगों का सम्मान बढ़ा है, इस सबसे एक आम कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ा। सर, एक और चीज देखी जाए तो कल जीतू पटवारी जी इंदौर में थे और एक बयान यहाँ पर देखे गए कि बड़े परेशान है बीजेपी के विधायक, आना चाहते हैं, क्या वास्तविकता है? आप देख रहे हैं फॉर्म भरना भी की दो पड़ी है ना। उन्हीं के पार्टी के अंदर अविश्वास है, पार्टी के अंदर विश्वास की बहुत कमी है, जिसके चलते ये अफरा तफरी का माहौल है। और भाजपा में कोई कहाँ जाने की स्थिति में हो ही नहीं सकता। पार्टी जिस समर्पित भाव से और एक मूल्य आधारित, विचारधारा आधारित पार्टी है, यहाँ समय परिस्थिति काल के हिसाब से कोई कहीं जाता नहीं है। तो लगता है सर कि कहीं ना कहीं इस जो अंदर का घमासान है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा तीसरी सीट पे? निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से। उतार भी सकते हैं सर कैंडिडेट? निश्चित रूप से हो सकता है। देखिए, एक बड़ी बात यहाँ पर कही है, ये विधायक थे बीजेपी के और इन्होंने एक बड़ी बात यहाँ पर कही है कि निश्चित तौर पे इसका फायदा मिल सकता है। और तीसरे प्रत्याशी को लेकर भी यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा बयान अभी दिया कि कहीं ना कहीं उतारा जा सकता है। तो ये एक समीकरण अलग तौर पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी एक खबर महकमे से ये भी निकल कर सामने आ रही थी कि 4 फॉर्म जो है वो लिए गए, उसके बाद लगातार इस बात की बैठकों के दौर किए गए। वहीं अगर हम सिर्फ बीजेपी की ना बात करते हुए कांग्रेस की भी करें तो मीनाक्षी नटराजन अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की कोर टीम की मेंबर मानी जाती है। सीधा संपर्क उनका राहुल गांधी से होता है और मध्य प्रदेश की राजनीति से उपजी हुई तेलंगाना की प्रभारी यहाँ पर बनी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का साफ तौर पर एक संकेत दिया जा रहा था कि कमलनाथ का नाम जो है वो प्रमुखता से सामने आ सकता है। और यहाँ जो है पूरा गणित 4 सीटों का लगभग सामने आ रहा है, क्योंकि 58 वोट जो है वो आवश्यक है। 3 विधायकों को निकाल दिया जाए तो 62 वोटों का गणित है, यानी मात्र 4 वोट अगर यहाँ से वहां हुए तो दिक्कत में पड़ सकते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी में आज नामांकन के दौरान भी इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है कि 2 सीट तो हैं ही जनाब की, वो आप भेज ही रहे हैं, तीसरी सीट का क्या होगा? देखिए, निकलने का दौर भी यहाँ पर शुरू हो गया है और तीसरी सीट को लेकर जो मंथन है वो भी अभी जारी है। अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि पत्ते अभी जो हैं वो खोले नहीं गए हैं, लेकिन जल्द जो हैं वो खोले जाएंगे।
शिखिर, जी। एक और चीज यहाँ पर बड़ा संदेश जो है बीजेपी अपने प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को उतारती हुई यहाँ पर संदेश के तौर पर देती नजर आई है सभी कार्यकर्ताओं को कि किस तरह से अगर वो देखिए युवा राजनीति से जुड़े रहे, सक्रिय हुए और उसके बाद जैसे जैसे उनकी भागीदारी दिखी, उनकी मेहनत दिखी, उसके बाद उनको यहाँ पर देखिए उच्च स्तर पर लाया गया है, तो यही एक बड़ा संदेश जो है वो अन्य कार्यकर्ताओं को भी दिया जाता रहा है कि अगर ऐसे ही लगन से काम करते रहे तो आने वाले समय में उनको भी एक बेहतर पद, एक इनाम के तौर पर कह लीजिए वो दिया जाएगा निश्चित तौर पर। और यही बड़े चौंकाने वाले नाम जो है बीजेपी यहाँ पर दोनों नाम जो है आगे करती हुई नजर आई है। लेकिन यहाँ पर जो पेच आप फंसा हुआ कह रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन को लेकर कांग्रेस के अंदर घमासान लगातार बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है अगर इन वोटों में जरा भी इधर उधर होता है। अगर ऐसा होता है तो क्या आप कौन सा चेहरा है जो दोबारा वहां पर लाया जा सकता है तीसरी सीट पर? और दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस क्या जोड़ तोड़ के लिए रणनीति अब अपनाती हुई नजर आएगी? एक सीट भी अगर हाथ से चली जाएगी तो क्या होगा फिर? देखिए, निश्चित तौर पर पहले आपके सवाल का मैं जवाब दिए देता हूं कि निश्चित तौर पर बीजेपी बड़ी चौंकाती है। देखिए, विधानसभा की उन तस्वीरों को याद कीजिए जबकि तीसरी रो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठे हुए थे और उनका एक जब अनाउंस किया गया, जब केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने उनका अनाउंस किया कि ये मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के, चौंकाने वाला नाम था। अगर हम देखते हैं बंगाल के चुनावों की तो 9 ऐसे नाम सामने आए थे जो कि चौंकाने वाले थे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी हम बातचीत करें और इसके अलावा हम बातचीत करते हैं राजस्थान में भजन लाल शर्मा की हम बातचीत कर लें, यहाँ साय विष्णुदेव साय की बातचीत कर लें, ये भी चौंकाने वाले नाम थे। और मध्य प्रदेश की राज्यसभा से भी चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। तमाम गणित और समीकरणों के आधार पर जो लगाए जाते हैं कयास, उनको पूर्ण विराम देती है बीजेपी संगठन। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों की एक मेहनत है या कुछ बैठकों के दौर है, बल्कि इनकी स्क्रिप्ट जो है वो बहुत पहले से तैयार की जाती है। और अगर हम अब कांग्रेस की बातचीत करते हैं तो कांग्रेस ने भी अपनी स्क्रिप्ट को तब से ही शुरू कर दिया था जब आज से 4 महीने पहले दिग्विजय सिंह ने बयान दिया कि मैं राज्यसभा दोबारा नहीं जाऊंगा। लगातार एक के बाद एक 3 बार उन्होंने इस बात की साफ तौर पर पुष्टि की कि वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते। तो आखिर ऐसा कौन सा चेहरा है जो कि कहीं ना कहीं ऐसे माहौल को समझा सके जो कि मध्य प्रदेश में एक बार सत्ता के सियासत के उठापटक को कर चुका था? बात यहाँ पर कमलनाथ सरकार की है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण और कांग्रेस के सामने है, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हुआ था तब भी वोटिंग की बात सामने आ गई थी। बिल्कुल। तो ऐसी स्थितियों में आखिर क्या किया जाए कि कौन सा चेहरा? जी जी बिल्कुल, विस्तार पूर्वक आपने इस पूरे सियासी गणित को समझाया भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।